तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब हम लोग में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन कैसे होता है उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है रेस्पिरेशन होता क्या है, यहाँ पे एक चीज अच्छे से देख लीजिए। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और रेस्पिरेशन एक क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। आगे चल के हमको पता चलेगा कि किस तरीके से फिजिको केमिकल प्रोसेस है और क्या होता है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, ये सब हम लोग आगे इस चैप्टर में जानेंगे। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ए टू जेड ट्रिक्स सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। O2 is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose and derive energy for various एक्टिविटीज, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। मतलब बहुत सारे जो हम लोग काम करते हैं उस सब चीजों के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का यूज आता है। अब हम लोग देखते हैं कि CO2 को निकाल दिया जाता है, चूंकि ये हार्मफुल है तो इसको निकाला जाता है। ठीक, ये सब प्रोसेस जो होता है ये होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के थ्रू। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज, और इसी को रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है कि O2 का एक्सचेंज होता है CO2 के साथ। मतलब CO2 हम लोग के अंदर, बॉडी के अंदर जो सेल के द्वारा बनाया जाता है CO2, उसको निकाल के बाहर किया जाता है और O2 यानी कि ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। तो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है ना, वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में अलग अलग होता है। ठीक है, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब उसके हैबिटेट मतलब रहने के प्लेस पे डिपेंड करता है और उस पार्टिकुलर जो एनिमल्स है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, ये सब जो होते हैं उसमें O2 का जो एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, इंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2 होता है, यानी रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग होता है। किसमें, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। अब बात करते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा होता है। ठीक है, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको ट्रैकल ट्यूब कहते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, इंसेक्ट ट्रैकल ट्यूब्स होते हैं। अब जबकि एक्वेटिक अर्थोपॉड्स, मोलस्का जो भी एक्वेटिक होते हैं उसमें गिल्स के द्वारा होता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, यहाँ भी दिया हुआ है। अब देखिए स्पेशल वर्चुअलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। गिल्स किसके द्वारा होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक अर्थोपॉड्स एंड मोलस्कस के द्वारा गिल्स का यूज होता है रेस्पिरेशन के लिए। जबकि वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं, लंग्स होते हैं, जिसका यूज टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जैसे लंग्स का यूज हम लोग करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पे रहते हैं, वो सब जो होता है लंग्स का यूज करके ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब एमंग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट में होता है फीसेस तो गिल्स यूज करता है। ठीक है, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये सब लंग्स के द्वारा अपना रेस्पिरेशन करते हैं। इस बात का बिल्कुल अलग अलग लाइन में हमको याद रखना है कि स्पॉन्जेस, सिलेंडर, फ्लैटवर्म, बॉडी सरफेस, अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल इंसेक्ट जो होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स, एक्वेटिक अर्थोपॉड्स, मोलस्कस जो होते हैं गिल्स के द्वारा होते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो लंग्स के द्वारा होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं वो सब लंग्स के द्वारा होता है, फिशेस गिल्स के द्वारा होता है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी में एम्फीबियंस होते हैं जैसे फ्रॉग, वो क्या करता है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा अपना रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब मैमल्स जो होते हैं उसके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जैसे हम लोग में स्तनधारी जो पशु होते हैं उसमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, कैसे होता है, इस सब बारे में हम लोग देखना है, जानना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ मेनली पढ़ना है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओके। We have a pair of external nostril opening out above the upper lips। मतलब nostril, external nostril कहाँ पे होता है, तो upper lips के ऊपर होता है, above the upper lips। ऑप्शन बना के देगा, यहाँ कंफ्यूजन कर सकता है, below the upper lips, above the lower lips, ये सब देखेंगे, ध्यान में रखना है। तो above the upper lips जो होता है एक्सटर्नल nostril होता है। अब ये जाता है नजल चैम्बर, इट लीड्स टू नजल चैम्बर थ्रू द नजल पैसेज। नजल पैसेज के द्वारा नजल चैम्बर में जाता है। फिर ये नजल चैम्बर जो है वो फेर्निक्स में जाके खुलता है। अब पोर्शन, फेर्निक्स क्या है, जहाँ पे एक कॉमन रास्ता है फूड का भी, एयर का भी। मतलब फेर्निक्स जहाँ पे है वहां एयर भी जाएगा और जो फूड हम लोग खाते हैं वो भी जाएगा। ओके, अब फेर्निक्स कहाँ पे जाके ओपन होता है, थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फेर्निक्स जो होता है लैरिंक्स के द्वारा होते हुए ट्रैकिया में जाके खुलता है, ट्रैकिया में जाके ओपन होता है। लैरिंक्स होता क्या है, लैरिंक्स जो होता है साउंड बॉक्स कहते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, जिसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। ओके, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलिंग, अगर जैसे हम लोग निगलते हैं, कोई भी भोजन वगैरह निगलते हैं
तो क्या होता है उस टाइम, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लार्ynx रीजन। लार्ynx के द्वारा सांस हम लोग ट्रैकिया में जाता है, फिर उसके बाद लंग्स में जाता है, ठीक है। तो उसमें भोजन नहीं जाए इसके लिए एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस कैसा होता है, थिन होता है, नाम से ही पता चल रहा है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये स्वेलिंग भोजन भोजन खाने के समय इसको ढक के रखता है ताकि उसमें फूड का एंट्री ना हो सके। किस रीजन में, लार्ynx रीजन में। बिल्कुल अच्छे से इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ओके, अब जो ट्रैकिया है एक स्ट्रीट ट्यूब है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक जाता है, ठीक है। विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा होता है ना, मतलब 12 होते हैं, 12 पेयर होते हैं, तो वहां पे फिफ्थ थोरेसिक मतलब थोरेक्स का फिफ्थ वर्टेब्री वहां पे जाके डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है, ट्रैकिया डिवाइड होता है। किसमें, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। इस बात को बिल्कुल याद रखना है, इसका सीक्वेंस याद रखना है, जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नजल पैसेज, नजल चैम्बर, फार्निक्स, लार्निक्स, ट्रैकिया, फिर उसके बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकाई जिसमें राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई आता है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो भी डिवाइड करके सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई बनाता है, ठीक है। एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, फिर अंतिम में ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, एंडिंग अप ए वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाके वो बढ़ता जाता है, उसी एक पियर की डाली की तरह बढ़ता जाता है, ठीक है। ओके, अब the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। जैसे इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, यहाँ देखिए इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग किसमें होता है, तो रिंग से ही पता चल रहा है, इनिशियल आरएन इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ठीक है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग उसमें पाया जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ईच जो टर्मिनल ब्रोंकाई है ना, each terminal bronchi gives rise to a number of very thin irregular bulb and vascularized bag like a structure called alveoli। कहने का मतलब लंग्स में फिर वेरी थिन, बहुत थिन होता है, इरेगुलर बल्ब वस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, अल्वुलाई कहते हैं। उसी में एयर का जो होता है डिफ्यूजन होता है, पास आउट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वहीं पे एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। अल्वुलाई के पास ही वो हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे होते हैं अल्वुलाई। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs। अब लंग्स में क्या क्या पाया जाता है, तो ब्रोंकाई पाया जाएगा जो कि टर्शियरी और इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं वो पाया जाएगा। अल्वुलाई तो लंग्स में ही पाया जाता है, बाकी सब थोरैक्स रीजन में पाया जाता है। इस बात का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, यहाँ डीप कॉन्सेप्ट है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आ सकता है क्योंकि इतना टफ पूछा है तो 2026 में भी आ सकता है। अब हम लोग के पास दो लंग्स होते हैं जो कि डबल लेयर प्यूलर से कवर्ड होता है। उन दोनों के बीच में मतलब लंग्स और प्लूरा जो होता है, डबल लेयर प्लूरा, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। उन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, उसका क्या काम है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। लंग सरफेस का फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, द आउटर पिलोर मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द थोरैसिक। जो बाहर का जो पिलोर मेम्ब्रेन होता है चूंकि डबल लेयर्ड है, तो जो बाहर वाला रहेगा वो थोरैक्स रीजन से कांटेक्ट में रहेगा, जबकि जो अंदर वाला रीजन है वो लंग्स रीजन से कांटेक्ट में रहेगा। यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, ये कंडक्टिंग पार्ट है पूरा, अल्वुलाई को छोड़ के बाकी जितना भी है सारा वो सब कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब हवा को ले जाएगा ले आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एपिग्लॉटिक्स है, ये लार्ynx रीजन जिसको हम लोग कहते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन करवाता है। यहाँ पे ट्रैकिया है, यहाँ पे 535 पे जाके ये बट जाता है, ये प्राइमरी ब्रोंका है, ठीक है। इसके अंदर फिर यहाँ देखिए सेकेंडरी टर्शियरी, ये सब अल्वुलाई। पिलोर मेम्ब्रेन बाहर का दो मेम्ब्रेन, यहाँ पे अल्वुलाई है, पिलोर फ्लूइड है इसके बीच में, ब्रोंक्यूल्स हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। ये लंग्स हो गया और ये ब्रोंकस हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लाइनिंग, वेयर इज इनर वाला जो होता है लंग्स सरफेस से कांटेक्ट में रहता है, हम लोग देख चुके हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है ना, उसका क्या कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब हवा को ले जाएगा ले आएगा, ठीक है, वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। जबकि अल्वुलाई और उसका जो डक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है। कौन, अल्वुलाई और उसका डक्ट, ठीक है। ये भी पीवाईक्यूज है, नेट में आया वो क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब कंडक्टिंग पार्ट है, उसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द अल्वुलाई के लिए, और जैसे ट्रांसपोर्ट का काम हो गया पहले। दूसरा क्या होता है कि फॉरेन पार्टिकल से भी इसको एलिमिनेट करता है, क्लियर्स करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब जो बहुत ज्यादा गर्म एयर भी है तो उसको भी अब हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ढाल देता है, ठीक है। ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ह्यूमिडिफाई मतलब कि थोड़ा पानी युक्त करता है, ठीक है, पानी भी थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, ऐसे ही ध्यान में रखें। अब एक्सचेंज पार्ट है, उसका क्या काम, वहीं पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का, वहीं पे एक्चुअल डिफ्यूजन होगा ब्लड से एटमॉस्फेरिक एयर से। ओके, ये हो गया।
अब हम लोग का देखेंगे कि लंग्स जो है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, वो किस तरीके से होता है। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. Lungs जो होता है thoracic chamber में होता है और वो airtight chamber है, मतलब ये नहीं कि कोलैप्स कर जाएगा, बिल्कुल airtight chamber है, ठीक है। अब thoracic chamber is formed dorsally by the पीछे डॉर्सल रीजन में वर्टेब्रल कॉलम होता है, आगे वेंट्रल स्टर्नम होता है, पता है लेटरली जो होता है रिब्स होता है, जबकि अगर लोअर साइड में बात करते हैं वहां डोम से डायफ्रागम होगा, ठीक है। ये सब मदद करता है हम लोगों को सांस लेने में, सांस छोड़ने में, ठीक है। अब थोरेसिक कैविटी में कोई भी अगर वॉल्यूम में उसका चेंज होता है तो ये हमको रिफ्लेक्ट करेगा लंग्स कैविटी के भी वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ देखिए सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, यही अरेंजमेंट बहुत जरूरी होता है ब्रीथिंग के लिए। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, क्यों क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखना, ये लाइन छूट जाता है अच्छे अच्छे बच्चों से और यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डायरेक्टली चेंज, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, कितने स्टेप्स हैं, ये भी ध्यान में रखना आपको। यहाँ देखिए ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल CO2, कहने का मतलब पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है, O2 युक्त जो हवा होता है उसको अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ देते हैं, पहला तो ये होगा। और वहां पे फिर डिफ्यूजन होता है, अल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास, अल्वुलाई के पास डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का, फिर गैसेज जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। अब ब्लड और टिश्यू के बीच में फिर से डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का, ताकि CO2 बाहर निकले और O2 ब्लड में जाके मिल जाए। अब यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, वहां पे सेलुलर हर एक सेल अपना रेस्पिरेशन करता है, अंतिम स्टेप है ये, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता क्या है, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना, हम आपको यहाँ पे बताते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे इंस्पिरेशन, दो दो प्रोसेस होता है ना, ठीक है, रेस्पिरेशन में तो पहले जो सांस लेते हैं दूसरा सांस छोड़ते हैं, तो यहाँ देखिए इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें स्टार्ट कैसे होता है इंस्पिरेशन, मतलब सांस लेना स्टार्ट कैसे होता है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, ठीक है, डायफ्रागम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, तो क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, किसमें, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है, आगे पीछे में जो होता है इंक्रीज करता है, ठीक है, किस एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करता है डायफ्रागम से। अब यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, दूसरा जो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा तो वहां भी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन किस एक्सिस में, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में, ओके, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करता है। अब ये सब मिला के, ये दोनों मिला के इंस्पिरेशन में स्टेप होता है, ये दोनों स्टेप इंस्पिरेशन में होता है, सांस लेने की प्रक्रिया में होता है। अब ठीक इसी ये जो दोनों स्टेप हुआ, कॉन्टैक्ट किया, डायफ्रागम में कॉन्टैक्ट हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्टैक्ट के बाद डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जबकि डायफ्रागम अगर कॉन्टैक्ट होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होता है। अब ये टोटल स्टेप हुआ, तो ये क्या किया, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। अब चूंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, यानी कि थोरेसिक जो प्रेशर होता है डिक्रीज कर जाएगा। अब चूंकि प्रेशर डिक्रीज कर गया तो बाहर तो प्रेशर ज्यादा है, मतलब वातावरण एनवायरमेंट में तो प्रेशर ज्यादा है, तो दस यही वजह है कि एयर जो है हमारे लंग्स में आ जाएगा, ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस है, ओके, इसमें हम लोगों को एनर्जी लगता है, इसलिए एक्टिव प्रोसेस होता है। जबकि एक्सपीरिएशन का अगर प्रोसेस देखते हैं तो ये पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, ये दोनों जो है डायफ्रागम भी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी दोनों रिलैक्स कर जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो प्रेशर खुद ब खुद इंक्रीज कर जाएगा। अब प्रेशर चूंकि लंग्स में इंक्रीज कर गया था, बाहर तो प्रेशर कम है, तो अंदर से हवा बाहर छोड़ देगा, ठीक है, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ भी देखिए डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट किया, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, रिलैक्स किया, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज किया। नॉर्मल ब्रीथिंग में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, रिलैक्स करता है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करता है, सेम ऊपर वाला ही चीज है। अब एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो ये फोर्सफुल ब्रीथिंग में मदद करता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा और रिलैक्स करेगा तो इंक्रीज कर जाएगा। हालांकि इसके बारे में उतना डिटेल नहीं पता, लेकिन ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यही दो चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, पहला स्टेप इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होता है, बाहर निकालते हैं हवा, इंस्पिरेशन में अंदर लेते हैं, ठीक है, एयर टाइट चैम्बर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के अनुसार होता है। इंस्पिरेशन देखिए इंट्रा मतलब लंग्स में जो प्रेशर होता है वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कम रहेगा, थोरेसिक चैम्बर का प्रेशर कम रहेगा तो बाहर का अंदर जो है, बाहर का जो हवा है वो अंदर आएगा, ठीक है। देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक, नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो इंस्पिरेशन ये प्रोसेस हो गया। अब यहाँ देखते हैं एक्सपिरेशन टेक प्लेस, एक्सपिरेशन कब होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर हो जाएगा तो बाहर हवा निकल जाएगा, वही होता है। अब इसमें दो
मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं। पहला होता है डायफ्रागम, दूसरा होता है मसल्स एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडिएंट। और यही दोनों तीनों जो होता है मिलकर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करवाता है, मतलब पूरा का पूरा मैकेनिज्म ब्रीथिंग का करवाता है। अब यही बात है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रागम। यहीं पे अगर पूछ दे इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, तो गलत हो जाएगा। डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब इनिशिएट होता है इंस्पिरेशन, विच इंक्रीजेस थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक चैम्बर जो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। कौन सा एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है, ऊपर ही देख चुके हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब्स को ऊपर उठा देता है, और ये क्या करता है, स्टर्नम को भी ऊपर उठा और वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा थोरेसिक चैम्बर का डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में। बस यही ध्यान रखना, ये इसी के थ्रू रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, ब्रीथिंग हम लोग करते हैं। अब यही थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो एयर अंदर आ जाएगा और एयर बाहर भी चल जाएगा, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ब्रीथिंग और एक्सपिरेशन। अब यहाँ देखिए, an increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure। थोरेसिक चैम्बर का पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया ना, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, तो बाहर का हवा जो है वो अंदर आ जाएगा लंग्स में, इसी को इंस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ देखो, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्रागम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन पे ले आता है। इसी तरह से थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज कर जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम थोरेसिक डिक्रीज किया, पल्मोनरी भी डिक्रीज कर जाएगा। अब यही वजह है कि इंट्रा पल्मोनरी जो होता है प्रेशर वो इंक्रीज कर जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो अंदर का हवा बाहर फेंक देता है, उसी को एक्सपिरेशन कहते हैं, ठीक है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। एब्डोमेन में एडिशनल कुछ मसल्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग फोर्सफुल ब्रीथिंग कर सकते हैं, ठीक है, फोर्सफुल ब्रीथिंग कर सकते हैं, और ब्रीथिंग का जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है उसके स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन होता है वो 1 मिनट में लगभग 12 से 16 टाइम्स ब्रीथिंग करता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर व्हिच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। स्पायरोमीटर का यूज करके हम लोग पल्मोनरी फंक्शन का हम लोग देख सकते हैं, अच्छे से पता लगा सकते हैं। जबकि इसमें जो होता है एक ध्यान में रखना, स्पायरोमीटर में रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम नॉट कैलकुलेटेड, मतलब जिसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगा वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। यहाँ पे फिगर देखिए, एयर इंटर कर गया, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, स्टर्नम रेज कर गया, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, हवा अंदर गया, डायफ्रागम रिलैक्स कर गया, पूरा सट गया, सब चैम्बर कम हो गया, हवा बाहर निकल जाता है इसके अंदर। अब हम लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में। अभी बहुत आसान है, कुछ चीजें हैं बहुत आसान। टाइडल वॉल्यूम देखिए, इसका डिफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आईआरवी क्या होता है, ईआरवी क्या होता है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो लेते हैं वही टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम का कितना होता है? 500 ml होता है, नहीं आधा लीटर होता है, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायरेशन अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। 12 से 16 था ना, 12 से 16 टाइम्स एक मिनट में होता है, इसी को गुना कर दो, 6000 से 8000 हो गया। हेल्दी मैन इंस्पायर और इंस्पायर भी एक्सपीरियंस में नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, कोई भी भाग दौड़ की कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इतना एयर अंदर लेते हैं 1 मिनट में और बाहर छोड़ते हैं, ओके, ठीक है। अब आईआरवी का फुल फॉर्म इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नाम से ही पता चल रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय एफर्टफुल इंस्पिरेशन। मतलब अगर हम लोग बहुत पूरा अंदर सांस लेते हैं तो वहां पे उसको क्या कहते हैं? फोर्सफुल, बिल्कुल फोर्स लगा के अगर अंदर सांस लेते हैं तो उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करते हैं। उसका कितना एमएल होता है? 2500 से लेकर 3000 एमएल होता है। ये एमएल ध्यान में रखना, आगे चल के कैपेसिटीज बनाने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। अब एक आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ईआरवी, उसका फुल फॉर्म। यहाँ पे सिंपल उसी तरीके से बस एक्सपिरेशन होगा। फोर्सफुल एक्सपिरेशन अगर करते हैं तो एक पर्सन कितना एक्सपायर कर सकता है, मतलब हवा छोड़ सकता है। इसका जो रेंज होता है वो 1000 से लेकर 1100 ml तक का रेंज होता है। ईआरवी 1000 से लेकर 1100 ml तक का होता है, ध्यान में रखना, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हवा, जो एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है लंग्स में फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी, मतलब बहुत जोर से अगर भी हवा हम लोग इसे बाहर छोड़ रहे हैं फिर भी बच जाता है कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम, तो वो कितना होता है? उसको क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वो कितना होता है? 1000 से लेकर 1200 ml। मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 1000 से 1100, ये 1100 से ml 1200 ml होता है, ठीक है। और ये ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर की वजह से बच जाता है रेसिडुअल,
अब रेसिडुअल वॉल्यूम वगैरह को जोड़ के हम लोग कैपेसिटी बनाते हैं, ठीक है, कैपेसिटी बनाते हैं। तो आइए हम लोग कैपेसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पाइरोमीटर से हम लोग नहीं जा सकते, जिसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम होगा उसको हम लोग नहीं जा सकते हैं, जैसे एफआरसी और टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, यानी आईसी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। देखिए ध्यान में रखना है, ठीक है। आईआरवी में क्या था, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ईआरवी में क्या था, फोर्सफुल एक्सपीरिएशन, यहाँ उल्टा है, नॉर्मल एक्सपीरिएशन में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक। और नॉर्मल इंस्पिरेशन में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर, कितना हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद, मतलब जितना नॉर्मल हम लोग हवा छोड़ देते हैं, सांस छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग अंदर कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इसमें दो चीजों को जोड़ दिया जाता है, टीबी प्लस आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब को जोड़ के 3500 ml लगभग आते हैं, 3000 से लेकर 3500 ml आता है, ठीक है। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी ईसी क्या होता है, कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल, मतलब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में सांस लिए और फिर कितना छोड़ सकते हैं हवा, मतलब कि हवा कितना छोड़ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। अब इसमें टाइडल वॉल्यूम आईईआरवी को जोड़ा जाता है, ईआरवी को जोड़ा जाता है, ये सब मिला के 1500 से 1600 ml होता है, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब जो भी नॉर्मल हम एक्सपायर कर देते हैं एयर, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है लंग्स में रह जाता है, उसी को कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, ईआरबी और आरबी को जोड़ दिया जाता है, ओके। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब बहुत कस के हम लोग सांस छोड़ दिए, उसके बाद कितना हम लोग सांस अंदर एयर हवा ले सकते हैं, उस सब को मिला के वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, ईआरबी होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी होता है और द मैक्सिमम, और ये भी एक डिफिनेशन है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना हम लोग हवा छोड़ सकते हैं, ये सब मिला के वाइटल कैपेसिटी होता है। टोटल लंग कैपेसिटी सबको मिला दीजिए तो वो टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, लेकिन यहाँ भी डिफिनेशन याद में रखना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्मोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, बहुत कस के हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम लोग के अंदर में टोटल वॉल्यूम होता है उस सबको मिला के टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आईआरबी होता है, ईआरबी होता है, टीबी होता है एंड आईआरबी भी होता है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी सबको मिला दी, टोटल लंग वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टीएलसी आईसी ईआरबी प्लस आरवी, ये सबको मिला के टोटल लंग कैपेसिटी होता है। आप ऐसे करके आप अरेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ डिफिनेशन से आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा, कौन वाइटल कैपेसिटी होता है, कौन टोटल लंग कैपेसिटी होता है, कौन ईसी होता है, कौन आईसी होता है, कौन एफआरसी होता है, ये सबका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें नॉर्मल इंस्पिरेशन है, कि इसमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन है, ये सब कुछ। अब अगर हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, alveoli are the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissue के बीच में होता है। O2 और CO2 का यूज किया जाता है, ये मेनली किस पे डिपेंड करता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज होता है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज थिकनेस, सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा और मेम्ब्रेन के थिकनेस पे भी डिपेंड करेगी, ये सब जो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है और इसी से एक्सचेंज का जो रेट होता है वो पता चलता है। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। अब यहाँ देख लीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो होता है 20 से 25 टाइम्स हाइयर होता है O2 के, मतलब O2 के कंपैरिजन में CO2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, तो उसका एक्सचेंज कोई भी चाहेगा कि जल्दी हम लोग करें, ठीक है। ये अब देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे PO2 फॉर ऑक्सीजन और PCO फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, PYQs है आया हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0